ट्रेन रुकती है, होटल वाले आते हैं, पानी वाले आ जाते हैं। कई जगह पर मतलब उसमें ड्रम में पानी रख लेते हैं और उससे पिलाते हैं। तो एक जगह ट्रेन रुक गई, खिड़की में से एक व्यक्ति ने पूछा, उस लड़के को बुलाया, पानी वाले को, बोला दौड़ के आ भाई। बोला हाँ जी बताइए। बोला कितने का पानी दे रहा है? बोला बाबूजी 15 रुपए का पानी दे रहा हूं। बोला थोड़ा देख ले, कम कर ले। बोला नहीं साहब, फिक्स रेट है, 15 से कम नहीं है। बच्चा आगे बढ़ा और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। उधर बगल में एक बाबा जी बैठे हुए थे ट्रेन में, उन्होंने उसको देखा और बच्चे को बुलाया। बोला बेटा लौट के आ। बोला हाँ जी बाबा जी, आपको पानी चाहिए? बोला नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे ये बता इस आदमी ने पानी नहीं लिया तो तू हंसा क्यों? ये हंसने की वजह जानना चाहता हूं। बोला साहब बड़ी छोटी सी वजह है। बोला क्या वजह है? बोले ये साहब को प्यास लगी नहीं थी, अगर लगी होती तो पहले पानी पीता उसके बाद दाम पूछता। उसको प्यास नहीं लगी। दुनिया भर के ड्रामेबाजी जो लोग करते हैं इस बिजनेस में, उनकी सिर्फ एक ही वजह है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि ये बिजनेस क्या दे सकता है और मैं क्यों करूं। इस वजह से वो ड्रामेबाजी करते हैं। और जिसको प्यास लगी होती है वो प्यास बुझाता है, कभी दाम नहीं पूछता। दाम नहीं पूछता। आपको प्यास लगी है, उनको लगी थी जो सबसे ज्यादा सफल हुए इस बिजनेस में। पहली बात जो मैं जान पाया पिछले 10 साल में, ये लोग आखिर इतने सफल क्यों हुए। एक बार एक राजा ने अनाउंस किया अपनी पूरी प्रजा में कि भाई जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको हम इनाम देंगे। तो दूर दराज से जो सबसे बड़े महा आलसी थे वो सब लोग आए, सब लोग आए। अब सब लोग आके बता रहे कि साहब मैं इतना बड़ा आलसी हूं, मैं पढ़ता नहीं था, मैं जगता नहीं था। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो एक व्यक्ति आए, अपने बारे में बताए, उसकी रैंकिंग बना करके उसको साइड में खड़ा कर दे। फिर दूसरा आए, सब लोग ऐसे आके बता रहे। तो एक व्यक्ति पीछे बैठा था, तो उससे किसी ने बोला भाई साहब आप भी बता के आ जाओ, जब आप आए हो, शामिल हुए हैं तो आप भी बता के जाओ। तो बोला अरे यार कौन वहां तक जाए, कौन फिर बताए, फिर उस इनाम को मैं रखूं। तो उसको ले आए पकड़ के, भाई सबसे बड़ा आलसी यही है। उठ के नहीं आ सकता। और वो राजा ऐसा था, आलसियों का ही प्रतियोगिता कराता था। दूसरे साल फिर दंगल हुआ, आलसी फिर चुनना था। तो एक व्यक्ति को सबसे बड़े आलसी होने का इनाम दे दिया। इनाम दे दिया तो कुछ साल के बाद पता चला कि वही जो आलसी का विजेता था, वो व्यक्ति खजूर के पेड़ पे बैठा ऊपर ऊपर। अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि यार हमारा तो ये इनाम जो था वो गलत चला गया, ये तो इतना मेहनती है, कहां तक चढ़ गया। तो उससे बोला कि भाई तुझे हमने आलसी का अवार्ड दिया था और हमें लगता है वो गलत हाथों में चला गया, तू तो इतना मेहनती है। तो वो हाथ जोड़ के बोला राजा साहब मैंने कुछ नहीं किया, आपने 10 साल पहले मुझे इनाम दिया था यहीं पर, और मैं यहीं बैठा हूं, कोई नीचे खजूर का बीज बो गया और वो बढ़ता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो मैं तो वहीं बैठा था, अब लोग लाइन लगा के आ रहे, 10 लाख तो आ गए, उठाते ही जाते ही 10 लाख लोगों की टीम बन चुकी है। एक जवान लड़के को एक किसान की लड़की से प्यार हो गया और वो शादी का प्रस्ताव लेकर के किसान के पास पहुंच गया। प्रधान जी
आपकी बेटी बहुत ही निहायत ही सुंदर है और प्रेम विवाह करना चाहता हूं, आप आज्ञा दे दो, सातों सुख दूंगा, आशीर्वाद दो। वो प्रधान जी के दिमाग में ऐसा आया कि इसको 2 चांटे अभी लगाऊं खींच के, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल आया, उन्होंने नहीं मारे उसको और उन्होंने उसको एक टास्क दिया और बोले, तुम विवाह करना चाहते हो हमारी पुत्री से? बोले हां। बोले हमारी पुत्री से विवाह करने के लिए क्या कर सकते हो? तो उन्होंने बोला, क्या क्या नहीं कर सकता हूं मैं सब कर सकता हूं। मैं समंदर लांघ सकता हूं, मैं सितारे तोड़ सकता हूं, मैं चांद ला सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोले ठीक से सोच समझ ले। बोले सोच समझ लिया। तो बोले ठीक है, एक छोटा सा टास्क है, कल सवेरे आना हमारे अखाड़े की तरफ और उधर 3 बैल बंधे हैं मेरे, तीनों में से ना अगर तूने एक की भी पूंछ पकड़ ली बेटा, मैं छोड़ दूंगा, तो तेरा विवाह पक्का है। तू शाम को ले जाइयो संग की संग, हटा, सही है, लफड़ा नहीं जाता, संग ही ले जाइयो तू इधर से। और उसको रात भर नींद नहीं आई, पूरी रात उसे शादी विवाह दिखाई देता रहा अपना। उसने बोला 3 बैल है, एक की पूंछ पकड़नी है, ऐसे पकड़ लेंगे। बोला छोड़ो। तो दरवाजा, इतना बड़ा दरवाजा जो दिखाई दे रहा है ऐसे, इससे भी बड़ा था, खोला गया, पहलवान थे, दरवाजा खोला, उसमें से एक फुमकार मारता हुआ इतना भयंकर सांड उसने अपने जीवन में नहीं देखा और उस थरथर कांपने लगा। उसे लगा मृत्यु निश्चित है, कन्फर्म, उसे लगा सीधे यमराज आ रहे हैं और थरथर कांपने लगा। उसके दिमाग ने तुरंत काम किया, प्रभु अभी तो 2 चांस और हैं, पहले में क्यों मृत्यु के दर्शन कर लें, जान दो। उसको बोले जान दो जान दो। प्रधान जी बोले कहां भी बरखुरदार? बोले 2 चांस अभी और हैं। बोले दूसरा भेजो। दरवाजा फिर से खुला तो दूसरी बार पिछले वाले से भी 2 गुना बड़ा था अगला वाला। इसने बोला पहली बार तो हाथ पैर टूटते, इस बार तो कंफर्म निश्चित मृत्यु है। उसने बोला प्रभु क्या पता, अब उसे चांद तारे नजर आ गए। प्रभु अगर मैंने पूर्व जन्म में मैंने और मेरे घर वालों ने कोई पुण्य कर्म किया हो तो कोई मरियल सा बैल भेज दो। और जैसे दरवाजा खुला, वास्तव में एक मरियल सा बैल चला आ रहा था, बिल्कुल मरियल सा बैल चला आ रहा था। और उसे लगा प्रभु आपने सुन ली, बहुत बढ़िया रहा, और एकदम कॉन्फिडेंट खड़ा रहा। और जैसे ही बैल नजदीक आया उसने आंख बंद करके हाथ बढ़ा दिया, बोला आंख बंद करके पकड़ लूंगा। जैसे ही पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बैल नजदीक आया तो पता चला उस बैल की पूंछ ही नहीं थी, पूंछ नहीं थी। अभी समस्या यह है कि जहां पर आसान है, जो आसान है वहां अवसर नहीं है, और जहां अवसर है वहां चुनौतियां हैं, वहां मुश्किलें हैं, वहां चुनौतियां हैं, वहां मुश्किलें हैं। सब ये चाहते हैं कि घर नहीं जाना पड़े किसी के, बताना नहीं पड़े किसी को, और डायमंड बन जाऊं। तो बन जाओगे, अपने नाम के आगे डायमंड खुद ही लगा दो बस, बाकी और कुछ नहीं होगा, होना जाना कुछ नहीं उससे। जहां चुनौतियां हैं वहां अवसर है, वहां जिंदगी जरूर बदल सकती है। 5 लोग थे, एक व्यक्ति ने 4 अपने मित्रों को दावत पे बुलाया, छत पे खाने का अरेंजमेंट किया गया और 5 लोग खाना खा रहे थे। धीरे धीरे मौसम खराब हुआ, हवा बहने लगी, बारिश आने लगी। जिसने खाना होस्ट किया था उस मित्र ने बोला कि चलो बारिश आ गई है तो बारिश में एक खेल खेलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अंदर घर में गया और घर में से एक बाल्टी, एक मग्गा, एक खाली गिलास और एक चम्मच ले आया और बाकी 4 को बोला अपनी मर्जी के मुताबिक एक एक उठा लो, और बोला जाओ भर के लाओ। कहां? बारिश में, बारिश हो रही है। तो सबसे पहले कौन लौट के आ गया? जिसके हाथ में चम्मच थी। थोड़ी देर और लगी, जिसके हाथ में गिलास था वह भी आ गया, और जिसके हाथ में मग था थोड़ी देर के बाद वह भी आया, लेकिन बाल्टी वाला आया ही नहीं। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। लास्ट में आया, बहुत इंतहा हो गई इंतजार की, तब आया। तो जो होस्ट कर रहा था डिनर, उसने एक सवाल पूछा कि क्या समझे
बारिश सबके लिए बराबर हो रही थी, लेकिन आप उतने के हकदार होते हो जितना बड़ा आपका पात्र होता है। दूसरी बात, अगर आपका पात्र बाल्टी है तो बारिश की मार उतनी ज्यादा झेलनी पड़ेगी, चैलेंज और संघर्ष थोड़ा ज्यादा रहेगा। कौन बोलता है कि हे ईश्वर आपने मेरे हिस्से में ज्यादा चैलेंज क्यों लिखे? इसलिए लिखे बेटा कि तुमने चम्मच नहीं, तुमने बाल्टी चुनी है, इसलिए तुम्हारे हिस्से का चैलेंज भी बड़ा है। एक बार क्या हुआ, एक राजा के पास में कोई आदमी आया और उसको 2 छोटे से बाज के बच्चे दे गया। बाज के बच्चे बड़ी सुंदर नस्ल के थे दोनों। राजा दीवाना हो गया उन बाज के बच्चों को देख करके। उसने अपनी प्रजा में अनाउंसमेंट किया, बोले इन बच्चों का सबसे बेहतर लालन पालन जो कर सके उस व्यक्ति को मेरे पास भेजिए। व्यक्ति आया, हम तुझे पूरी तनख्वाह देंगे, इन बच्चों को इतना तैयार कर, इतना हस्त पुष्ट कर दे कि जब ये उड़े एक बार में आसमान को चूम ले, ऐसा तैयार कर। तनख्वाह मिल रही थी, उसने उनको खिलाया पिलाया, बड़े हो गए। राजा का मन किया बहुत समय बीत गया है, चलो मैं अपने बाज के बच्चों को देखता हूं, अब तो वो वयस्क हो गए होंगे। और वो व्यक्ति गया, उसके पास पहुंचा, उसने कहा उड़ाइए इन दोनों बाजों को, मैं इनकी उड़ान देखने के लिए बेताब हूं, लालायित हूं। उसने दोनों बाजों को उड़ा दिया। एक बाज देखते ही देखते आसमान की ऊंचाइयों को छू गया। दूसरा बाज उड़ा तो सही, लेकिन थोड़ा सा उड़ने के बाद उसी डाली पे आके बैठ गया जिस पर वो उड़ा था। बड़ा कष्ट हुआ राजा को, क्योंकि राजा की ये तमन्ना थी कि मैं किसी एक बाज को उड़ता हुआ देखना नहीं चाहता, मैं तो दोनों की उड़ान देखना चाहता हूं। परवरिश दोनों की एक साथ हुई। घोषणा करा दी, जो भी बाज को इसको उड़ा देगा हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। बड़े बड़े ज्ञानवान विद्वान लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो बाज दूसरा नहीं उड़ सका। बहुत दुखी हो गया राजा, दिन रात यही सोचने लगा आखिर क्या कमी रह गई इसके लालन पालन में जो कि ये नहीं उड़ा। मुझे धक्का लगता है, मुझे इस बात की खुशी नहीं कि वो उड़ रहा है, बल्कि इस बात का कष्ट है कि ये क्यों नहीं उड़ रहा है। कोई नहीं मिला उसे उड़ाने वाला। अचानक से एक दिन सूचना आई कि वो बाज भी उड़ने लगा। राजा हैरान, आखिर क्या किया होगा किसी ने कि वो भी उड़ने लगा। उस व्यक्ति को बुलाया गया, पूछा तो हाथ जोड़ के एक किसान का लड़का था, खड़ा हो गया, बोला राजा साहब ज्ञान की बातें तो हम नहीं जानते क्योंकि हम तो किसान आदमी हैं। बोला तो फिर आपने इस बाज को उड़ा कैसे दिया? बोला साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो डाल काट दी थी जिसकी इसको आदत पड़ गई थी। ठीक है ना, वो डाल ही नहीं मैंने छोड़ी जिस पे ये बैठता था, आदत थी उसको। अब वो डाल ही नहीं है तो अब तो उड़ेगा ही उड़ेगा ना। हेलो, जाने ऐसी कौन सी डाल पकड़े हैं हमें जो इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हमें जकड़े हुई है, हमें डायमंड नहीं बनने दे रही। और जिसने भी ये डाल छोड़ी है या डाल काटी है वही सफल है, वही डायमंड है, वही विजेता है, वही दुनिया पर आज कर। बेरोजगार था, वो धंधा करने घर से निकला और किसी दूसरे स्टेट में गया और वहां जाकर उसने एक नई चीज देखी। उसने एक ठेले पर नारियल बिकते हुए देखे और उसने जिंदगी में पहली बार नारियल देखा। उसने पूछा भाई साहब ये क्या है? बोले नारियल है। कि इसका क्या होता है? कि खाया जाता है, कि फल है। हाँ। उन्होंने थोड़े टेस्ट कराए, उसने टेस्ट किया। जो भी उसकी गिरी खाते तो कैसी लगती है आप लोगों को? नारियल की गिरी कैसी लगती है? उसको भी अच्छी लगी। उन्होंने बोला वाह क्या बात, मजा। उसने बोला, दुकानदार ने, अभी भाई साहब रुको, थोड़ा इसका पानी और चखो। तो नारियल का पानी पीते तो कैसा लगता है? सब नहीं बोल रहे, कैसा लगता है? तृप्त हो जाता है आदमी। बोला क्या फल है? उसने बोला मैं यहां क्यों आ गया, मेरी उधर से कोई नारियल जानता ही नहीं, मैं यहां से भर के लेके जाता हूं, अपने गांव में जाकर के शहर में बेचूंगा
और मैं रातों रात लखपति हो जाऊंगा, रातों रात। दोस्तों उसने ऐसा ही किया। उन्हें वहां से 10-20 बोरे ऑर्डर करा दिए, ला करके अलीगढ़ में बेचने लगा। तो बेचने लगा तो ठेले पर रख करके बेचने लगा कि नारियल लो, नारियल लो, 50 रुपए में नारियल लो। लेकिन एक भाई साहब, उसने बोला भाई साहब क्या है? कि फल है। अच्छा ऐसा भी फल होता है कि? यस। उन्होंने बोला एक दे दीजिए। उसने लिया, मुंह मारा, उसमें साबुत नारियल बेच रहा था। जैसे मुंह मारा उसमें, जब साबुत नारियल बेचेगा तो क्या मुंह में आएगा? जूट। उसने पत्थर समझ के फेंक दिया, हट बेवकूफ बना रहा है। दूसरा आया, उन्हें बोला क्या बेच रहे हो? कि नारियल। उसने बोला दिखाइए, टेस्ट कराइए। दूसरा दिया, मुंह मारा, दांत हिल गए, ले बेकार है। लोगों को लगने लगा कि लोगों को लूट रहा है, ये लोगों को फंसा रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये कोई फल वल नहीं है। और लोग उसके ऊपर हावी होने लगे, उसको पीटने की पूरी तैयारी। लेकिन उस माहौल को उसने समझा, बोला यार कहीं तो गलती हो रही है। उसने उस दुकानदार पे कॉल लगाई, बोला हेलो भैया, तुमने जो मुझे फल टेस्ट करा था क्या वही था ये जो आपने दिया है? मेरा वही था। बोले ये तो इसमें मजा नहीं आ रहा लोगों को यार, लोगों के दांत हिल गए हैं, उनके दांतों को नुकसान हो रहा है, ये तो फल बेकार की चीज है, तुमने मुझे वो ठग लिया है और ये वो फल है ही नहीं जो आपने मुझे खिला के दिखाया था। बोला नहीं नहीं नहीं, ये वही फल है। लेकिन एक चीज बताओ, आप कैसे बेच रहे हो? बोले जैसे आपने भेजे वैसे ही बेच रहा हूं। बोले ऐसे नहीं बिकेंगे। तो फिर कैसे बिकेंगे? कि तुम फटाफट इधर आ जाओ रात की गाड़ी पकड़ के, मैं आपको थोड़ी ट्रेनिंग देता हूं। तो उसने उसको खोलने की ट्रेनिंग दी, एक छेनी हथौड़ी दिलवाई, उसे खोलने की पूरी प्रोसेस बताई। बोले कि इस तरीके से बेचेगा तो धुआंधार बिकेंगे। तो दोस्तों आया अलीगढ़ में, सेम उसी तरीके से बेचने लगा, खोलने की कलाकारी सिखा दी, फिर ऐसे ही गिरी टेस्ट कराए, पानी पिलाए, फिर तो लाइन लगने लगी, तो दोस्तों सेम सेब शॉप भी ऐसे ही है। लोग जब अपने हिसाब से इसे करने का प्रयास करते हैं, ये तो फंसाने का काम है, ये लूटने का काम है, ये बेकार का काम है। इसमें किसी की जिंदगी नहीं बदलती, इसमें कुछ नहीं होता। कमी लोगों की भी नहीं है, कम से कम इसे सीख तो लो कैसे बेचना है। और जब तक इसे सीखोगे नहीं, ऊपर से कठोर नारियल है, और जिस दिन इसे खोलने का तरीका सीख गए, इससे शुद्ध फल, इससे टेस्टी फल दुनिया में कोई और हो भी नहीं सकता। की उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। बात जब 40 साल का होता है तो उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं सकता। उसके पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता। उसकी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है जिससे वो किसी शिकार को खा नहीं सकता। अब यहाँ पर बाज के पास सिर्फ ये दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो भूख से तड़प तड़प के मर जाए, या फिर वो अपने आप को चेंज कर ले। बाज यहाँ पर चेंज को स्वीकार करता है और पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर जाता है। सबसे पहले अपने पंखों को नोच नोच कर निकालता है, जो बहुत पेनफुल होता है, लहू लुहान हो जाता है। उसके बाद अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ के छोटा करता है, और सबसे ज्यादा दर्दनाक तो तब होता है जब वो अपनी ही चोंच को पत्थर पे जोर जोर से मारकर आगे से तोड़ लेता है। ये सब करने के 6 महीने बाद एक नया ईगल जन्म लेता है। उसके नए पंख, नए पंजे, नई चोंच, और इससे वो अगले 30 साल तक मौज मस्ती से जीता है। तो बनना है तो बाज की तरह बनना। एक बेचारा एक आदमी बीज ना बेचता था, बीज ना समझता, हैंड फैन, बीज ना बेचता था, गली गली चिल्लाता था 200 साल की गारंटी। हंस रहे लोग, बोले ज्यादा फेंक रहा है। 200 साल की गारंटी है। चिल्लाते राजा के महल के पास से निकला तो राजा ने बुला लिया उसको, बुला के लाओ इसको भाई। बोला भाई देखने से तो ऐसा लग रहा है 5-4 दिन का मेहमान है तेरा ये बीज ना। बोला राजा साहब 200 साल की गारंटी, 200 साल की गारंटी।
राजा ने बोला अच्छा भाई दे जा, लेकिन तू एक काम करना, अगले हफ्ते दोबारा एक चक्कर जरूर लगा जाना, एक राउंड जरूर लगा जाना। ठीक है साहब। राजा ने उसको उसका जो कीमत थी वो दे दी, बीजना ले लिया। बीजना 2.5 दिन में टूट गया। टूट नहीं था वो तो, जब बीजना टूट गया तो राजा बोला हमें तो मालूम था 200 साल कैसे चल जाएगा, वो तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहा था, लेकिन चलो आएगा तो सही बात करेंगे उससे। उसे बुलाया, आ गया वो घूमने के लिए, पेश किया गया और राजा ने बोला भाई आप तो 200 साल की गारंटी दे रहे थे और आपका ये बीजना टूटा पड़ा है। बोला राजा साहब मुझे पता था। क्या बोला वो? मुझे पता था कि आप भी गलती करोगे। राजा के सामने इतना बड़ा बात कर रहा है। बोले ये बताइए राजा साहब आपने इस बीजना का प्रयोग कैसे किया? बोले इसमें क्या बात है, ऐसे ऐसे किया। बोले इसी वजह से तो टूट गया, इसी वजह से तो टूट गया। अरे आपको चलाने नहीं आता था तो कम से कम पूछ तो लेते। बोला तो कैसे प्रयोग करना था? अरे बीजना सामने रखना था और गर्दन हिलानी थी, तब गारंटी थी 200 साल की। और तब 200 साल नहीं चलता, तब आप हकदारी थे। अरे तो आता नहीं था तो कम से कम पूछ तो ले, सीख तो ले। क्यों भाई दिमाग क्यों लगाते हैं? जब आता नहीं है, ऐसा काम हमने पहले किया नहीं। ये सिस्टम बोल रहा है करोड़ रुपए साल मिलेंगे, आज तक ऐसे काम किया नहीं। पूछ तो लो अप्लायंस से, सिस्टम से। बोला भाई ये मिल कैसे जाएंगे, ये तरीका बता। हम अपने अपने तरीके प्रयोग करना शुरू कर देते तो टूटेगा ही। क्यों जी? टूटेगा। लेकिन जिसने सीख लिया है उसका बीजना जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। एक मेंढक था, वो एक छोटे से कुएं में रहता था। वो अपने कुएं को ही पूरी दुनिया समझता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक दिन उस कुएं में एक मछली आई। मेंढक बोला अरे तू कौन है और कहां से आई है? मछली बोली मैं समुंदर से आई हूं। अब मेंढक जिसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी बोले ये समुंदर क्या होता है? मछली बोली समुद्र एक विशाल पानी का भंडार होता है जिसमें बहुत पानी होता है। मेंढक ने एक जोर से कुएं में छलांग लगाई और बोला क्या इतना पानी होता है तेरे समुद्र में? मछली बोली समुद्र के पानी की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेंढक ने एक और लंबी और गहरी छलांग लगाई, बोला इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मछली मुस्कुराई और बोली मेंढक भाई समुद्र बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि ऐसे हजारों कुएं उसमें समा जाए। वहां पानी पानी होता है, ना दीवार ना किनारा। मेंढक बोला नहीं तू झूठ बोल रही है, भला कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है। मछली बोली मेंढक भाई तू एक बार मेरे साथ चलकर तो देख, अगर इससे बड़ा ना लगे तो कुआं तो है ही, वापिस कुएं में आ जाना। मछली ने उसको बहुत समझाया, आखिरकार मेंढक समझ गया। मछली अपनी पीठ पर बिठाकर उसे समुद्र में ले गई। मेंढक बोला अरे वाह ये तो सच में ही बहुत बड़ा है, अब मैं जितनी चाहूं उतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं। थैंक यू मछली, तूने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर तू ना होती तो शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी उस कुएं में घुट घुट कर बिताता। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी सोच जहां से शुरू होती है वहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसी कारण से 90% लोग अपना करियर बनाने के लिए नौकरी के पीछे भागते हैं, और जब उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है तो वो ठीक उस मेंढक की तरह जवाब देते हैं, भला सरकारी नौकरी से भी बड़ा कुछ हो सकता है। अगर इस स्टोरी से कोई गहरा मैसेज मिला है तो कमेंट जरूर करना।